हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू DKS Academy Live Mumbai, the brand name classes into the online education. गाइस, आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। बहुत दिनों बाद फिर से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि बीच में इस वीक में अभी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हुई, फेस्टिवल्स हुए, रेनी सीजन हुए, रिपब्लिक डे रहा, रक्षाबंधन रहा। तो कुछ क्लासेस पे कैसा होता रहा कि कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर चलती रही। बट ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा एक्टिव रहे और आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहे। आज सबसे खास और सबसे अहम बात में, आज मैं बायो की क्लासेस में आपको इनफर्टिलिटी के बारे में सिखाऊंगा। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जानना जरूरी है। दिस वन टॉपिक दैट हैज गिवन इनटू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, because we are the human and many humans they are suffering from the infertility. So infertility का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से infertility लगती है, what are the diagnosis, what are the treatment, that is too much common to understand. So let us see about the infertility. और स्टूडेंट्स, मैं एक खास बात आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अभी जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं पढ़ाई के लिए, स्पेशली इस लॉकडाउन अनलॉकडाउन आप चाहे जो भी कह लीजिए, कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन सबसे खास और सबसे अहम बात यह है कि आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है, आपको अपनी लर्निंग करते रहना है। एग्जाम चाहे जब भी हो, आपको एग्जाम देना होता है। तो हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और जो बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक जो है इनफर्टिलिटी को पेश कर रहे हैं। सो लेट अस सी अबाउट द इनफर्टिलिटी एंड अदर नॉलेज। इनफर्टिलिटी जैसा केस दिया गया है कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। इट्स डिफिनीशन: infertility means not being able to become pregnant after a year of trying. If a woman can get pregnant but keeps having the miscarriage or the stillbirth, that is also called the infertility. इनफर्टिलिटी की जो डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है, उस इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन में दो डिफिनीशन बहुत ही कॉमन है। पहला तो ये है कि फीमेल नॉट बीइंग एबल टू बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर ईयर ऑफ द ट्राइंग, राइट है। एक साल से अगर जो है कोई भी फीमेल वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर रही है, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इनफर्टिलिटी की कंडीशन में है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन में। रीजन क्या है? दो वर्ड आते हैं। वन वर्ड दैट इज द स्टेराइल कंडीशन, सेकंड वन इज द फर्टाइल कंडीशन। फर्टाइल कंडीशन it may be occurs, okay, into those male and females who get married, whose age into the reproductive age. If they are not getting the pregnancy, males are not capable to pregnant the woman and females are not capable to conceive the pregnancy. After trying a year, then what happens? That case come into the infertility. If a woman can get the pregnancy but keeps having the miscarriage or the stillbirth, that is also called the infertility. तो ये दो डिफिनीशंस को आप इसको समझ लीजिए कि इस दोनों डिफिनीशन के केस में क्या होता है, दोनों डिफिनीशन के केस में क्या होता है कि हम इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। नाउ इसका कॉजेज क्या है, राइट है। हम कॉजेज पे चर्चा करेंगे, राइट। कॉजेज पे चर्चा करते हैं हम कि इसका कॉज क्या होगा। कॉजेज की जब बात आती है तो इसमें है all of the step during the ovulation and fertilization need to happen correctly in order to get pregnant. Sometimes the issue that causes infertility in couples are the present at the birth and sometimes they develop later into the life. Infertility causes
कैन अफेक्ट वन और बोथ पार्टनर। इनफर्टिलिटी क्या कर सकती है, दोनों पार्टनर को अफेक्ट करती है, राइट है। इनफर्टिलिटी ये दोनों पार्टनर को अफेक्ट करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टनर को अफेक्ट करती है, ये दोनों पार्टनर को अफेक्ट करती है। इनफर्टिलिटी की सबसे खास बात यह है कि समटाइम्स इसमें जो इश्यूज होते हैं वो कपल्स में ही होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड आल्सो समटाइम्स दे डेवलप लेटर इनटू द बर्थ। बच्चा जब पैदा होता है तो इनफर्टिलिटी की जो केस होती है, ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही पता चलता है, उसको पता करने के लिए क्या होता है, उसको पता करने के लिए मीन्स टाइम लगता है। जब उसकी शादी विवाह होती है, उसकी मैरिज होती है, तभी तो इनफर्टिलिटी को आप पता कर पाएंगे, उससे पहले तो इनफर्टिलिटी की कोई केस पता नहीं होती। तो यहाँ सबसे खास बात है कि इनफर्टिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, वो कॉज होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, और जब उसकी शादी होती है उस टाइम पे अगर वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करते हैं लेडीज, तो उसको हम इनफर्टिलिटी की केस कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ फीमेल ही है इनफर्टिलिटी, मेल भी होता है, मेल के लिए भी इनफर्टिलिटी काजेस कैन अफेक्ट वन और बोथ पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स को अफेक्ट करते हैं इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नई चीजें जो है, कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो हम लोग यहाँ मेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी के क्या कॉज होते हैं। इसमें पहला है, फर्स्ट है अबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और द फंक्शन। स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो कैसा है, मेल में अबनॉर्मल है या फिर उसका फंक्शन अबनॉर्मल है। प्रोडक्शन और फंक्शन दोनों को देखा जाता है। जनरली इनटू द सीमेन in 2.5 ml to 3 ml of semen, nearby 2050 100 to 300 sorry 250 to 300 millions of the sperms are formed. But what happens if their condition become abnormal? ये abnormal हो जाती है, यानी नॉर्मल कंडीशन से हटके होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। सेकेंड वन, प्रॉब्लम विद द डिलीवरी ऑफ द स्पर्म, मीन्स इफ द मेल बिकम अनेबल टू inseminate the sperm, okay, inseminate the female, then what happens, and delivery of the sperm that is the weak, then that is causes the male infertility. Overexposure to the certain environmental factors like the stress, like the excessive work, like the food habits, like the means you can say any type of the tensions, any type of the business tension, work tensions, okay, addictions, they are also causes the male infertility. Damage related the cancer and its treatment, तो ये इसमें से हम इसको बात करेंगे फोर्थ पे, डैमेज रिलेटेड टू द कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर किसी तरीके का कैंसर हुआ है, मीन्स पर्सन को कैसा है कि कैंसर हुआ है उसको, राइट है, उसको ऑर्गन्स में कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो हर जगह कहीं न कहीं इसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी को हम बात रखते हैं कि ये इनफर्टिलिटी की केस है। नाउ द थिंग इज कॉमन कि अगर इनफर्टिलिटी की केस बनती है तो इनफर्टिलिटी की केस में सबसे खास और सबसे अहम बात ये होती है कि मेल्स जो है उनकी इनफर्टिलिटी जो है बिना विदाउट ऑब्जर्वेशन के कंफर्म नहीं होती। अदर दैट इज द फिजिकल ऑब्जर्वेशन, अदर दैट इज द मेडिकल ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत होती है। आउट ऑफ दीज 4 प्रॉब्लम्स, ये जो 4 प्रॉब्लम्स हमने आपको बताया, राइट है, इन 4 प्रॉब्लम्स में सबसे खास बात और सबसे अहम बात यह है कि इनफर्टिलिटी की केसेस में main effect that is found into the sperm formation either quantitatively or qualitatively, right है। तो sperm का फॉर्मेशन जो होता है ये क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली जो है वो अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या होगी, राइट, मेल इनफर्टिलिटी के यहाँ पे कॉजेज दिए गए हैं। उन मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज देखिए डायग्राम्स के थ्रू। पहला है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल, यानी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर होता है, सेमिनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर होता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में ऑटो इम्यूनिटी टू द स्पर्म हो जाती है, यानी बॉडी की जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं वो क्या करती है, स्पर्म को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, उसको खत्म कर देती है। सेमिनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया,
एजेकुलेशन की ट्यूब में जहाँ से एजेकुलेटरी डक्ट होती है वासा डिफरेंस, उसके बाद उसमें क्या है सेमिनल वेसिकल, और जितना भी है वहाँ पर अगर कहीं पे क्या हो जाता है ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो कम से कम मात्रा में बाहर आता है, तो जिसकी वजह से इस पर इसकी केस बनती है, राइट। और क्या हो सकता है, और जो कंडीशन बनती है इसमें, वो कंडीशन क्या बन सकती है कि टेस्टिकुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी टेस्टिस में प्रॉब्लम हो गई, टेस्टिस में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, जैसे और भी सिंड्रोम्स है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, वाई क्रोमोसोम डिलीशंस हैं, सिस्टेमिक डिसऑर्डर हैं, तो ये सब मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। हाइपोथैलेमिक हाइपोफैशियल पिट्यूटरी इनसफिशियंसी है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है, कॉलमन सिंड्रोम है, हीमोक्रोमेटोसिस है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स है, क्रॉनिक इलनेस है, ये सब भी मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रुप में इफेक्ट आपको दिखाया कि क्या क्या इनफर्टिलिटी की केसेस हो सकती हैं। अब सबसे खास बात यह है कि फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, फीमेल इनफर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो बात खुल करके सामने आती है कि भाई फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फीमेल के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देखा गया है कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू चाइल्ड्स एंड बोथ आर सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी, सो दिस वन बिकम द क्लिनिकल कंडीशन, दिस इज द क्लिनिकल कंडीशन, ये क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है। क्लिनिकल कंडीशन में यहाँ पे जो कारण बनते हैं फीमेल के लिए, वो कौन कौन से कारण है वो आप लोग यहाँ पे देखिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला है इसमें ओवुलेशन के लिए, किसके लिए, ओवुलेशन के लिए, कि फीमेल में इनफर्टिलिटी की पहली कंडीशन है ओवुलेशन डिसऑर्डर। ओवुलेशन डिसऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया कि अगर प्रॉपर वे में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो निश्चित है एक का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एक का फॉर्मेशन नहीं होगा तो निश्चित है प्रॉब्लम होगी फर्टिलाइजेशन में। सेकेंड वन होगा इसमें यूटेराइन और सर्वाइकल अबनॉर्मलिटीज, यूटेरस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सर्विक्स में प्रॉब्लम चल रही है, लाइक इनटू द सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, एनी टाइप ऑफ द डैमेजेज इनटू द सर्विक्स, ओके, देन दैट इज कॉजेज द फीमेल इनफर्टिलिटी। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब डैमेज और ब्लॉकेज, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है, यानी ट्यूब का माउथ जो है ओपन नहीं हो सकता, माउथ बंद हो सकता है, या किसी भी तरीके का उसमें ब्लॉकेज अगर आता है, it causes the restriction of the fertilization, so female infertility is common, this one is the very common, ये जो है बहुत ही common है infertility केस में। endometriosis, endometriosis condition in which what happens means the endometrium of the means ovary or endometrium, okay, or of the endo means the lysing of the endometrium, राइट है, जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम होती है वो लाइज कर जाती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसमें प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी और अर्ली मेनोपॉज, राइट है, ओवेरियन इनसफिशियंसी या अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, बहुत जल्दी एज जो होती है फीमेल में कॉमन होती है, एंड बेस्ट हेल्दी एज ऑफ द फीमेल फर्टिलिटी दैट इज द फ्रॉम 18 टू द 30 ईयर्स। उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन होती है, अक्सर मीनोपॉज क्या होता है 45 की एज में होती है, लेकिन इसमें जो मीनोपॉज है वो कैसा हो जाता है कि जल्दी हो जाता है। पेल्विक एडिशंस है और कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट, अगर किसी को कैंसर हुआ है, कभी सर्वाइकल कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है, तो ये सब मिलकर एक जॉइंट इफेक्ट देते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। अब इसमें जो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है उसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम पूरे के पूरे ब्लॉकेज इत्यादि को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरी, यानी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हो सकते हैं, ओवरी में क्या हो सकते हैं बहुत सारे सिस्ट हो सकते हैं, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ यूटेराइन ट्यूब, यहाँ पे यूटेराइन ट्यूब का ब्लॉकेज हो जा रहा है, राइट है। इसके अलावा क्या है, यूटेराइन सेप्टम बन जा रहा है, यानी यूटेरस जो है प्रॉपर वे में नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे धस गई है। पॉलिप्स हो सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है कि स्पर्म जो है वो सही ढंग से अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा क्या हो सकता है, फाइब्रोइड्स हो सकते हैं, फाइब्रोइड्स मतलब इट इज अ टाइप ऑफ सेल्स विच डेवलप्स इनटू द यूटेरस, ये फाइब्रोइड सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है इसमें, यहाँ पे इन्फेक्शन आ सकता है, और इंडोमेट्रियोसिस और द इंडोमेट्रियोमा, यानी यहाँ पर जो है एडिशंस हो जाता है, इस तरीके से फॉर्मेशंस हो जाते हैं, यानी जो है फैलोपियन ट्यूब का और ओवरी का क्या हो जाता है यहाँ पे
फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे एक तरीके की कंडीशन बन जाती है जिसको जो है हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंडोमेट्रियोसिस। अब रियली अगर देखा जाए तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि टिश्यू दैट नॉर्मली लाइंस द यूटेरस ग्रो आउटसाइड द यूटेरस, राइट है। ये टिश्यू कैन बी फाउंड ऑन द ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और द इंटेस्टाइन्स। एंडोमेट्रियम टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये यहाँ पे यूटेरस में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ओवरी में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो 3 जगह ये टिश्यू पाया जाता है। इस टिश्यूज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा कि एंडोमेट्रियम जो होता है यहाँ पे ओवरी में पाया जाता है, सॉरी यहाँ पे ओवरी में पाया जाता है, यहाँ पे यूटेरस में पाया जाता है और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब यहाँ पे इसको एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ये पूरा इस तरीके से वो यहाँ पे क्या करता है, ये फ्यूज कर जाता है, यानी इस तरीके से फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे इनकी लाइजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइजिंग हो जाती है। तो लाइजिंग होने की वजह से वो क्या होता है कि वो भी जो थिकनेस है, क्या बोलते हैं उसको? थिकनेस, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो अचीव नहीं हो पाता। और जब थिकनेस अचीव नहीं हो पाता तो क्या हो जाता है कि मीन्स प्रॉपर वे में जो कंडीशन होनी चाहिए, जो कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसके अलावा कंडीशन होनी चाहिए जो मीन्स कंसीविंग ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, वो बन नहीं पाती। अब यहाँ पे देखिए सबसे खास बात यह है कि जो ये कंडीशन है, कौन सी कंडीशन? ये यूटेरस की कंडीशन। यूटेरस की कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो एक थिकनेस होती है, उस थिकनेस को मैं आपको दिखाता हूँ, वो थिकनेस कैसी रहती है, राइट है। उस थिकनेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो थिकनेस को आप यहाँ से देखिए, इस तरीके से थिकनेस आती है उसमें। अब ये मान लीजिए ये यूटेरस है, ये यूटेरस है, नॉर्मल यूटेरस अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ये नॉर्मल यूटेरस है इस तरीके से, राइट। अब यूटेरस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की एक थिकनेस जाती है, राइट। एंडोमेट्रियम की थिकनेस कैसे चलती है, वो ऐसे 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 कर करके ये थिकनेस को ये रिसीव करती है, ऐसा थिकनेस को, राइट। इसकी थिकनेस जो होती है एंडोमेट्रियम को कितनी होती है, ये होती है 14 से लेकर के 16 mm, 16 mm तक होती है, राइट। 16 mm तक होती है। अच्छा, ये होता क्या है कि इसमें व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो इसकी थिकनेस जो होती है वो घट करके कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 2 mm के करीब। कितना आ जाती है? सॉरी, ये कितनी आ जाती है? 2 mm के करीब आ जाती है, राइट है, 2 mm के करीब आ जाती है। जब ये 2 mm के करीब आ जाती है तो फिर ये थिकनेस जो होती है वो क्या हो जाती है कि मीन्स वहाँ पे जो थिकनेस है, वो थिकनेस जो है वो उसके मीन्स थिकनेस कम होने की वजह से उसमें होता क्या है कि जो एबिलिटी होनी चाहिए, कंसीविंग की एबिलिटी होनी चाहिए, वो कम हो जाती है। तो जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस के फॉर्म में देखते हैं। अब ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, दे बिकम अनफेवरेबल, दे बिकम इनफेवरेबल फॉर द फीमेल्स। सो फीमेल इनफर्टिलिटी जो होती है वो इन सारे रीजन से होती है। आइए हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को इनफर्टिलिटी की केस है, किसी को इनफर्टिलिटी की केस है तो उसको कब दिखाना चाहिए, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? डॉक्टर को दिखाने के लिए बेटा एक कंडीशन बनती है कि अगर मान लीजिए सपोज एनी पर्सन, एनी मेल और फीमेल, ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी, तो उसकी कंडीशन होगी और डॉक्टर उसमें क्या करेगा, किस तरीके से उस पर काम करेगा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहली कंडीशन तो यहाँ पे बनेगी कि अगर मेल है तो मेन शुड टॉक टू अ डॉक्टर इफ दे हैव अ लो स्पर्म काउंट। उनको क्या चल रहा है, उनको लो स्पर्म काउंट है, राइट है, पहली चीज होगा उसमें लो स्पर्म काउंट। दूसरा, अ हिस्ट्री ऑफ टेस्टिकुलर प्रोस्टेट और द सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है टेस्ट प्रोस्टेट में, किसी तरीके के टेस्टिस में, अंडरगोन ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर, उसको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। स्मॉल टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स जो है बहुत छोटे और स्वेलिंग इनटू द स्क्रोटम, स्क्रोटम में स्वेलिंग है। और अदर इनटू योर फैमिली विद द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, कोई फैमिली में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए कि उसको 1 साल हो गया शादी को और अभी भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। दूसरी,
Women should talk with a doctor earlier. However, if they are the age of 35 or older and have been trying to conceive for the 6 months or longer, आर ओवर एज 40, अगर 40 की एज की है या 35 से ज्यादा हो गया, अभी तो कैसा हो गया, एक पैटर्न हो गया मैरिज का, कि मैरिज में अभी पहले कैसा था कि मैरिज जो होती थी वो जल्दी हो जाती थी, और जल्दी होने की वजह से लोगों में ज्यादा से ज्यादा मीन्स कंसीविंग ऑफ प्रेगनेंसी के चांसेस बनते थे। लेकिन अभी सबसे खास और सबसे अहम बात यह है कि अभी शादियां लेट हो रही हैं। तो शादियां जब लेट हो रही हैं, लेट शादी होने की वजह से कैसा हो रहा है कि अगर शादी, क्योंकि लोगों को मौका बहुत कम मिलता है, तो जब मौका कम मिलता है तो उनको चाहिए ये कि नहीं भाई, हम शादी होने के बाद अगर हमको 1 साल 2 साल में कंसीविंग नहीं होती तो हमको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर से मिल करके कंसीविंग प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है उसको सॉल्व करना चाहिए, राइट है। तो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि अगर एज जो है ज़्यादा हो जा रही है, एज क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है, 35 से 30 ईयर्स, तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। और ये 35 और 40 की एज में, अगर इन दोनों एज में क्या है कि अगर फीमेल्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर से मिलकर के बात करना है। हैव इरेगुलर और एब्सेंट पीरियड, उसमें क्या हो रहा है कि अगर इरेगुलर या पीरियड जो है एब्सेंट हो जा रहा है तो भी डॉक्टर को मिलना चाहिए। और हैव ए वेरी पेनफुल पीरियड, या तो बहुत पेनफुल पीरियड हो रहा है तो भी मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या है, हैव नोन फर्टिलिटी प्रॉब्लम, अगर उनको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मिलना चाहिए डॉक्टर्स को। हैव बीन डायग्नोस्ड विद द एंडोमेट्रियोसिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, किसी तरीके का एंडोमेट्रियोसिस चल रहा है उनको, या पेल्विक इसमें जो है पेल्विस में कैसा हो रहा है, उनके जो रीजन्स हैं, राइट है, कमर मीन्स उनको सूजन जैसी महसूस हो रही है, एंडोमेट्रियोसिस से सूजन महसूस होती है। एंड हैव द मल्टीपल मिसकैरेज, और क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी जो है कंसीव करती है बट उसमें मिसकैरेज की सिम्टम्स बन रही है, यानी 2-1 महीने बाद, 10 दिन 5 दिन बाद, कंसीविंग के बाद भी जो होता है वो कैरी नहीं कर पाती, तो उनको मिलना चाहिए। एंड हैव द अंडरगोन ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर, और अगर उनको किसी तरीके से कोई कैंसर चल रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, देन दे हैव नीड टू मीट टू द डॉक्टर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर इनफर्टिलिटी टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो मेल्स में क्या टेस्टिंग होती है और फीमेल्स में क्या टेस्टिंग होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे जो है हमसे रिलेटेड है, और हम लोग इस पे आदमी हैं तो हमारे पास ये सारी केसेस बनती रहती हैं। एंड फर्टिलिटी जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसमें क्या क्या टेस्टेस हो, क्या क्या चेकिंग हो सकती है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। अच्छा, ये जो कि चैप्टर कैसा है, ये बच्चों के लिए है, और बच्चे इसमें जो पढ़ रहे हैं जैसे उनको जो जानकारी होनी चाहिए, तो उसमें ये सारी जानकारी अगर रहती है तो बच्चों को कॉन्फिडेंस बना रहता है, दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ नीट के सवाल वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। पहला चीज है कि अगर हम मेल्स में देखें, मेन के लिए इनिशियल एग्जामिनेशन है, पहला तो इनिशियल एग्जामिनेशन है, उसके बाद सीमेन एनालिसिस है। 2 चीजें इसमें किया जाता है, ये पहली चीज है और ये क्या है, ये दूसरी चीज है। 2 चीजें करना पड़ता है। पहली चीज में इनिशियल एनालिसिस में क्या करता है, जब डॉक्टर से मेल मिलता है तो मेल शुड प्लान टू सी ए डॉक्टर आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्राइंग टू कंसीव आर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। पहला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उनका जो पेनिस होता है इरेक्टाइल नहीं होता, वो मेन प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज व्हेन द पेनिस डज नॉट इरेक्टाइल्स, okay, penis doesn't erectile, then what happens, they become unable to inseminate the female, so ये जो मेन कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको ईडी कहते हैं, वो सबसे मेन कारण हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम विद द एजैकुलेशन। एजैकुलेशन मतलब कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में दे कैन पार्टिसिपेट बट व्हाट हैपेंस, दे कांट रिलीजेस द सीमेन, that is known as a problem with ejaculation, such a delayed ejaculation or the retrograde ejaculation। 2 तरीके का ejaculation होता है, एक होता है delayed, एक होता है retrograde ejaculation, यानी शीघ्र पतन और अत्यधिक लेट ejaculation होना। ये दोनों कंडीशन जो होती है उसमें बनती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, लो सेक्स ड्राइव, यानी उनकी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। पेन और स्वेलिंग इनटू द जेनिटल एरिया, सेक्स के दौरान उनको प्रॉब्लम होती है, जेनिटल एरिया में दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है। हैविंग अंडरगोन अ प्रीवियस सर्जरी इनटू द जेनिटल एरिया, कभी इससे पहले उनकी कोई सर्जरी हुई है जेनिटल एरिया में, तो उसमें जो है उनको प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज नोन एज द इनिशियल एग्जामिनेशन। सीमेन एनालिसिस, उसके बाद क्या होता है कि मेल जब जाता है
तो मेल को क्या किया जाता है कि डॉक्टर जो होता है उसको सीमेन एनालिसिस के लिए रखता है। सीमेन एनालिसिस में कंडीशन क्या होती है कि उसके सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, सीमेन को फिर जो होता है वो लैब में भेजा जाता है और लैब में फिर वहां पर उसकी टेस्टिंग की जाती है। स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म का काउंट कैसा है, सीमेन की क्वालिटी कैसी है, इजेकुलेशन का लोबल वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें जो होती है उसकी स्टडी करते हैं जिसको हम सीमेन एनालिसिस करते हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डायग्नोसिस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, स्पेशली द डायग्नोसिस ऑफ द इनफर्टाइल मेल्स। अब इसके अलावा डॉक्टर्स कुछ ट्रीटमेंट भी करते हैं मेल्स के लिए। उस ट्रीटमेंट पे हम आते हैं कि कौन से ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट देते हैं इसमें these tests may include the hormonal testing, हार्मोनल टेस्ट होता है, जेनाइटल अल्ट्रासाउंड होता है और जेनेटिक टेस्टिंग होती है। जेनाइटल अल्ट्रासाउंड इसलिए करते हैं कि कहीं उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, टेस्टिस में प्रॉब्लम नहीं है, वसा डिफरेंशिया में कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि मेल्स में भी ब्लॉकेज होता है, जगह जगह ब्लॉकेज होता है, तो उन सारी चीज को क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है। और ये टेस्टिंग करके ही फाइंड आउट किया जा सकता है कि मेल को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। अब मेल की प्रॉब्लम को जब देख लिया जाता है तो फिर क्या किया जाता है, फीमेल के लिए भी सेम प्रोसीजर। जब फीमेल जाती है तो उसकी पहले तो एज को देखा जाता है कि उसकी एज कितनी है। उसकी एज जो है नॉट मोर देन 40 ईयर से अगर ज्यादा हो गई, 40 ईयर से ज्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होता है, इनफर्टिलिटी कॉमन होने लगती है धीरे धीरे। तो उससे पहले जाकर के मिलना चाहिए। फिजिकल ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, एग्जामिनेशन सच एज द फाइब्रोइड्स देखे जाते हैं। फाइब्रोइड्स क्या कंडीशन होती है, कैसा दबाने से पता चलता है कि नहीं भाई यहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत है। अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में इट इज ए टाइप ऑफ एक्सरे। इसमें हिस्टेरो स्प्लेंजियोग्राफी, हिस्टेरो सल्पिंजोग्राफी बोलते हैं, विच इज ए टाइप ऑफ एक्सरे यूज्ड टू इवैल्यूएट द फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस को देखने के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है जो नीट का बहुत आम सवाल होता है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी की जाती है। लेप्रोस्कोपी विच यूजेस द कैमरा टू एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के टेस्ट होते हैं। तो इतने सारे टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किए जाते हैं। किसमें वो परफॉर्म किए जाते हैं, मीन्स फीमेल के लिए। और फिर फीमेल में ये जो टेस्ट होते हैं उन सारे टेस्ट के दौरान ये पता चल जाता है कि नहीं भाई ये चीज का ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा। अब ये जितने भी प्रॉब्लम है उसकी एक स्टडी करने के बाद, उसका एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद डॉक्टर्स मेक द प्लान। डॉक्टर्स मेक द प्लान। जो डॉक्टर इस प्लान को देखता है, सारी केस को देखता है, दैट इज नोन एज द गायनेकोलॉजिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। और एक गायनेकोलॉजिस्ट उस काम को करता है कि पूरे प्लान बना करके फिर निसंतान दंपति को, जिसको कहते हैं कि इनफर्टाइल कपल्स को, वो एक प्लान बनाता है कि नहीं आप ठीक हो सकते हो, आप में कुछ उपचार की जरूरत है, कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन और रीजन। अब आइए हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो ट्रीटमेंट पे यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि बोथ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी कैन बी ट्रीटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द कॉज पे जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द मेन एंड वुमेन कैन इंक्लूड द सर्जरी, मेडिकेशन एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये ART टेक्निक है जो जनरली पूछा जाता है। इन फीमेल्स, अगर फीमेल्स को सर्जरी अपनाई जाती है कंडीशन के हिसाब से, एंड ऑल दिस थिंग डिपेंड्स ऑन द कॉज। ये कॉज पे ही डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है, कॉज पे डिपेंड होता है। तो कॉज पे ही डिपेंड होता है और कॉज के हिसाब से इसको हम देखते हैं। तो उसमें मेडिकेशन यानी सर्जरी भी की जा सकती है, मेडिकेशन भी की जा सकता है और असिस्टेड भी किया जाता है। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जहां प्रॉब्लम हुई है फीमेल्स को, जहां पे प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्जरी अपनाते हैं। जैसे उसमें लम्प का फॉर्मेशन है, फाइब्रोइड्स है, राइट है, क्या है, फाइब्रोइड्स है। इसके अलावा कहीं पर किसी तरीके के वहाँ पर डिवाइसेस बन गए हैं, कहीं पे कोई लम्प सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, तो इन सबको कैसा है कि वो रिमूव किया जा सकता है। और कहीं ब्लॉकेज है, मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो उसको भी ओपन किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कैसा होता है, सर्जरी के दौरान की जाती है। तो सर्जरी के दौरान इन सारी चीजों को करने के लिए, सर्जरी के दौरान इन सारी चीजों को करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें
कि क्या फायदा हो सकता है। इन फीमेल्स सर्जरी कैन इंप्रूव द फर्टिलिटी बाय करेक्टिंग एन अबनॉर्मली शेप्ड यूटेरस, यूटेरस जो अबनॉर्मल शेप है उसको मेंटेन किया जा सकता है। अनब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स को अनब्लॉक किया जा सकता है। एंड रिमूविंग फाइब्रॉइड्स, ये तीन चीजों के लिए क्या होता है, सर्जरी करनी पड़ती है, छोटी छोटी सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो मेल के लिए क्या होता है, मेल के लिए जो है ट्रीटमेंट में हम कुछ दवाएं देते हैं और उन दवाओं के थ्रू जो होता है उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम ART कहते हैं। इसमें IVF, GIFT, ZIFT, GIFT, ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IUI का समावेश होता है। तो खास बात यह है स्टूडेंट कि अगर जो है कोई भी पेरेंट, किसी भी तरीके का कोई भी पेरेंट है या कोई कपल है जिसको बच्चे नहीं हैं, तो उसके लिए अब असिस्टेड की बात होती है। तो ये तो हमने इनफर्टिलिटी की कुछ केस को बताया जिसमें आपको पता चल गया होगा कि इनफर्टिलिटी कैसी होती है, क्या होती है। लेकिन अब हम जो असिस्टेड टेक्नोलॉजी करेंगे वो सेकेंड पार्ट में करेंगे, और सेकेंड पार्ट में इसको जानने के लिए, इसके आगे की चीज़ों को जानने के लिए जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।